हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल ब्रो में। तो आइए आज हम लोग जानेंगे क्लास 12th के जो ऑफिशियल मॉडल पेपर है, इसका फिजिक्स का हम इसका हम जो है जीव विज्ञान विषय जीव विज्ञान का हम लोग जानेंगे। तो आप लोग इसका निर्देश पढ़ लीजिएगा। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो की ओर बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है। तो आप लोग जानते हैं आनुवंशिकी का पिता किसको कहा जाता है, मेंडल को। और मेंडल ने ही मटर के पौधे पर प्रयोग किया था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आनुवंशिकी कूट के लिए सत्य नहीं है। आनुवंशिकी कूट के लिए कौन सत्य नहीं है। तो पहला ऑप्शन है इसका कि आनुवंशिक कूट तिर्यक होते हैं। उसके बाद यह विशिष्ट तथा असंदिग्ध होते हैं। तीसरा है यह सावित्रिक होते हैं। और उपरोक्त में से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से सभी। 2 का आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा, सक्रिय प्रतिरक्षा का उदाहरण निम्न में से कौन है। सक्रिय प्रतिरक्षा क्या है। तो सक्रियण प्रतिरक्षा का उदाहरण क्या है। तो सक्रियण प्रतिरक्षा का उदाहरण जो होगा इनमें से सभी। क्योंकि टीकाकरण भी सक्रियण प्रतिरक्षा का काम टीकाकरण भी करता है। कोलेस्ट्रम भी करता है प्रतिरक्षा का काम। बने हुए प्रतिरक्षी जो पहले से प्रतिरक्षी बना हुआ है वो भी प्रतिरक्षा का काम करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 4 है, वह स्थिति जिसमें एक पौधा नर तथा मादा जनन तंत्र या अंग को रखता है कहलाता है मोनोसियस। और जब 2 रहता है तो 2 नर तथा 2 मादा जनन तंत्र रहता है तो उसको कहते हैं डाइसियस। इसमें है 1 मादा जनन तंत्र और 1 अंग है तो इसको कहते हैं मोनोसियस। अब अगला क्वेश्चन है कि कोशिका मध्यमित अनुक्रमित का संबंध है। अनुक्रमित का संबंध है किससे है। तो बी कोशिका से। तो 5 का आंसर हो जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा, इंटरफेरॉन का स्राव के द्वारा होता है। इंटरफेरॉन का स्राव जो है किसके द्वारा होता है। तो इंटरफेरॉन का स्राव विषाणु संक्रमित कोशिका के द्वारा होता है। तो 6 का आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 7 है कि अबूर्द वात्सव में क्या है। अबूर्द वात्सव में एक वैश्विक कोशिका है जिसमें स्पर्श संबंधन का गुण समाप्त हो गया है। तो 7 का आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, शब्द कोडोन निम्न में से किससे संबंधित है। शब्द कोडोन किससे संबंधित है। तो शब्द कोडोन mRNA से संबंधित है। अब क्वेश्चन नंबर 9 है कि प्रतिकृतियन की प्रक्रिया निम्न में से किस दिशा में होती है। प्रतिकृतियन की दिशा निम्न में से किस दिशा में होती है। तो प्रतिकृतियन की दिशा 5' to 3' के बीच होता है, ना कि 3' to 5' के बीच। तो क्वेश्चन नंबर 10 है। तो क्वेश्चन नंबर 10 है कि RNA अणु से DNA अणु के निर्माण की प्रक्रिया किस नाम से जानी जाती है। RNA के अणु से DNA के अणु की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है। तो इसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के नाम से जाना जाता है, यानी 10 का बी। क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। तो इसका पहला है रजो दर्शन प्राथमिक मासिक स्राव, रजो निवृत्ति ऋतुस्राव को बंद हो जाना, और कॉर्पस लूटियम अंडोत्सर्ग के पश्चात ग्राफी फूटक का बचा हुआ हिस्सा। तो ये तीनों सही सुमेलित है। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। लेकिन यहाँ पे दिया है इनमें से कोई नहीं, तो यहाँ पे लगता है प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 है कि वैसा पदार्थ जो कैंसर उत्पन्न कर सकते हैं कहलाते हैं। जो कैंसर उत्पन्न कर सकते हैं उसे कहते हैं कैंसर जनन। 12 का आंसर हो जाएगा ए।
क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है कि मॉर्गन ने निम्न में से किस प्रकार किया। मॉर्गन ने फलमक्खी प्रकार किया था। मॉर्गन ने किस प्रकार किया था? तो मॉर्गन ने फलमक्खी प्रकार किया था। तो मॉर्गन ने फलमक्खी का कार्य करने का कारण क्या था? क्योंकि फलमक्खी का जीवन चक्र जो होता है वो बहुत छोटा होता है, यानी कि फलमक्खी का जीवन काल कितना होता है? फलमक्खी का जीवन काल 2 सप्ताह होता है। और फलमक्खी को जो है कृत्रिम रूप से रखा भी जाता है। फलमक्खी को कृत्रिम रूप से रखा जाता है। और तीसरा है कि फलमक्खी एकल मैथुन से विशाल संख्या में संतति मक्खियाँ का उत्पादन कर सकती थी। इसीलिए मॉर्गन ने अपने प्रयोग के लिए फलमक्खी पर कार्य किया। अब क्वेश्चन नंबर 14 है कि अनुवांशिकी कूट में 64 प्रकूट होते हैं, क्यों होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुवांशिकी कूट त्रिक होते हैं, इसलिए उसमें 64 प्रकूट होते हैं। तो 14 का आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 15 है कि मेटास्टेसिस से तात्पर्य है। तो 15 का आंसर हो जाएगा मेरा ए, यानी कि मेटास्टेसिस किससे तात्पर्य है? वैसा स्थिति जिसमें अबूर्द अपने मूल स्थान से दूसरे अन्य अंगों तक पहुँचे। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक का उपयोग निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में किया जाता है? यानी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग जो है किस क्षेत्र में किया जाता है? तो कानून की मदद के लिए, वैज्ञानिक जांच में इस कानून की मदद के लिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग किया जाता है। अनुवांशिकी विभिन्नताएं के लिए भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग किया जाता है। विकासीय जीव विज्ञान के लिए भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, यानी कि 16 का आंसर हो जाएगा डी। अब क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक यौन संचरित रोग नहीं है? यानी कि यौन संचरित रोग नहीं है। तो यौन संचरित रोग कौन नहीं है? तो हेपाटाइटिस बी ये यौन संचरित रोग है। सुजाक भी यौन संचरित रोग है। आंत्रज्वार ये यौन संचरित रोग नहीं है। और सिफिलियस भी यौन संचरित रोग है। तो 17 का आंसर हो जाएगा मेरा सी। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा रोग 21वीं गुणसूत्र के त्रिशुदा का कारण होता है? कौन सा गुणसूत्र जो है 21वीं त्रिशुदा का कारण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मेरा 21वीं गुणसूत्र के त्रिशुदा का कारण होता है। तो डाउन सिंड्रोम जो है 21वीं सदी के कारण होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा क्वेश्चन नंबर 19 कहता है डीएनए से डीएनए और आरएनए से प्रोटीन, डीएनए से डीएनए और डीएनए से आरएनए से प्रोटीन, यानी कि यह जो है उपरोक्त वर्णित चार्ट में के माध्यम से प्रदर्शित तथ्य निम्न में से किसको प्रदर्शन करता है? तो यह है प्रतिकृतियन, अनुलेखन, अनुनाद। यह प्रतिकृतियन, अनुलेखन और अनुनाद को प्रदर्शित करता है। और प्रतिकृतियन अनुनाद अनुलेखन को प्रदर्शित नहीं करता है। अनुलेखन अनुनाद प्रतिकृतियन को प्रदर्शित नहीं करता है। और अनुनाद प्रतिकृतियन अनुलेखन, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 19 का आंसर हो जाएगा मेरा क्वेश्चन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है कि प्रतिकृतियन का स्थल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? प्रतिकृतियन के स्थल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो इसका 20 का हो जाएगा मेरा क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा मेरा वह प्रतिकृतियन का स्थल का संबंध वह स्थान जहाँ से प्रतिकृतियन की शुरुआत होती है। कहाँ से है? तो वह स्थान जहाँ से प्रतिकृतियन की शुरुआत होती है, ना कि वह स्थान जहाँ से प्रतिकृति समाप्त होती है। समाप्त होने वाले को प्रतिकृतियन का स्थल नहीं कहते हैं। जहाँ से शुरुआत होती है वही उसे कहते हैं प्रतिकृतियन का शुरुआत, जो यानी कि क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा ए। अब क्वेश्चन नंबर 21 क्या है कि किसी गुण की पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाने की क्रिया क्या कहलाती है? किसी गुण का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाने की क्रिया क्या कहलाती है? तो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाने की क्रिया क्या कहलाती है? वंशागति में एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हो जाएगा ए।
अब क्वेश्चन नंबर 22 में कहता है निषेचन की क्रिया निम्न में से कहाँ पर संपन्न होती है। तो निषेचन की क्रिया कहाँ पर संपन्न होती है, तो तुम्बिका में संपन्न होती है। निषेचन की क्रिया तुम्बिका में संपन्न होती है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 23 है कि मानव रक्त समूह निम्न में से किसका उदाहरण है। मानव रक्त समूह निम्न में से किसका उदाहरण है। तो मानव रक्त समूह किसका उदाहरण है, तो मानव रक्त समूह जो है स्वप्रभाविता का तो उदाहरण है, और मानव रक्त समूह जो है स्वप्रभाविता का भी उदाहरण है, बहुअलीलता का भी उदाहरण है, उपरोक्त दोनों और अपूर्ण प्रभाविता। तो मानव रक्त निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। तो मानव रक्त जो है स्वप्रभाविता और बहुअलीलता दोनों का उदाहरण है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हो जाएगा सी। अब क्वेश्चन नंबर 24 है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। तो इसमें है द्विसंकर प्रारूपी अनुपात। द्विसंकर जो होता है 9:3:3:1 ये सही है मेरा। और बी में क्या कहता है कि एक संकरण में 3:1 भी होता है, ये भी सही है मेरा। एकल संकर यानी कि एकल संकर अनुवांशिकी अनुपात यानी 1:2:1 ये भी सही है। तो मेरा हो जाएगा उपरोक्त में से सभी, यानी कि क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर हो जाएगा 4। अब क्वेश्चन नंबर 25 है कि गुणसूत्र का वंशागति सिद्धांत किनके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो गुणसूत्र का वंशागति सिद्धांत सटन एवं बोबरी के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो इसका क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हो जाएगा 4 यानी डी। अब मेरा है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में कहता है एक mRNA का कोडिंग अनुक्रमण कहलाता है। कोडिंग अनुक्रमण क्या कहलाता है, तो वो क्या कहलाता है व्यक्तिकेक यानी कि एक्सॉन क्या कहलाता है, एक्सॉन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 27 क्वेश्चन नंबर 27 में क्या कहता है कि स्नैपड्रैगन प्रदर्शित करता है। तो स्नैपड्रैगन जो है किसको प्रदर्शित करता है, अपूर्ण प्रभाविता को प्रदर्शित करता है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का मेरा आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर हो जाएगा बी। अब क्वेश्चन नंबर 28 है कि अलीसा का प्रयोग किसके परिरक्षण के लिए किया जाता है। अलीसा का प्रयोग जो है किसके परिरक्षण के लिए किया जाता है। तो अलीसा का प्रयोग किसके परिरक्षण के लिए किया जाता है, एड्स का परिरक्षण के लिए किया जाता है, क्योंकि टाइफाइड का परीक्षण के लिए विडाल टेस्ट है, और कैंसर के परीक्षण के लिए कैंसर का परीक्षण टेस्ट है, और मलेरिया के लिए मलेरिया टेस्ट है। तो इसका हो जाएगा एलिसा का प्रयोग एड्स के लिए परीक्षण के लिए किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 29 है शब्द सिरोसिस का संबंध निम्न में से किससे है। शब्द सिरोसिस का संबंध निम्न में से किससे है। तो शब्द सिरोसिस का संबंध निम्न में से किससे है। तो शब्द सिरोसिस का संबंध यकृत से है। शब्द सिरोसिस का संबंध यकृत से, यानी 29 का हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 30 है कि क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, F1 संतति और उनके दोनों माता पिता में से किसी एक के बीच संकरण को क्या कहते हैं। यानी F1 संतति जो है और उनके दोनों माता पिता में से किसी एक के बीच संकरण को क्या कहते हैं, बैक क्रॉस। कौन सा क्रॉस कहते हैं, बैक क्रॉस। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर हो जाएगा बी को। अब क्वेश्चन नंबर 31 में कहता है कि वंशागति की इकाई है। तो वंशागति का इकाई है। वंशागति का इकाई क्या है, जीन भी वंशागति का इकाई है, गुणसूत्र भी वंशागति का इकाई है, DNA भी वंशागति का इकाई है। तो वंशागति का इकाई किसे कहते हैं, इनमें से सभी हो जाएगा, यानी क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर हो जाएगा डी। अब क्वेश्चन नंबर 32 कहता है कि किसी DNA में मौजूद दो न्यूक्लियकृत क्षार में के मध्य पाए जाने वाले बंध को किस नाम से पुकारा जाता है। यानी कि किसी DNA में मौजूद
दो नाइट्रोकृत क्षार के मध्य पाए जाने वाले बंधों को किस नाम से पुकारा जाता है? तो इसका हो जाएगा फास्फोडाइएस्टर आबंध या ग्लाइकोसिडिक आबंध, तीसरा है हाइड्रोजन आबंध और चौथा है पेप्टाइड आबंध। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी 32 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 33 का आता है कि डीएनए के दोनों रज्जुकों को पृथक्करण में कौन सा उत्प्रेरक सहायक है? तो कौन सा उत्प्रेरक सहायक है? तो इसका आंसर हो जाएगा 33 का ए, हेलिकेज। क्वेश्चन नंबर 34 का आता है कि केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्था कहाँ अवस्थित है? केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्था कहाँ अवस्थित है, यानी कि कहाँ पर स्थित है? तो ये है मेरा लखनऊ में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 34 का हो जाएगा आंसर सी। अब क्वेश्चन नंबर 35 का आता है कि मानव जीनोम, क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है कि मानव जीनोम शब्द का संबंध निम्न में से किससे है? जीनोम शब्द का जो संबंध है निम्न में से किससे है? क्योंकि किसी जीव और या उनके माता पिता में प्राप्त कुल गुणसूत्रों का समूह से है, या किसी जीव में उनके माता पिता में से किसी एक के प्राप्त कुल गुणसूत्रों की संख्या n से है, या बोथ एवं बी दोनों से है, या उपरोक्त में से कोई नहीं है। यानी कि जीनोम जो है किसी जीव और उनके माता पिता से प्राप्त कुल गुणसूत्रों के समूह से भी है, और किसी जीव या उनके माता पिता से समूह या इनमें से गुणसूत्रों के समूह से है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर हो जाएगा बी। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरा वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके, और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।